हम अक्सर यही सोचते हैं कि इतिहास तब शुरू हुआ जब इंसानों ने लिखना सीखा। पर उस कहानी का क्या जो लिखे जाने से लाखों साल पहले की है, जब कोई किताब नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था, सिर्फ पत्थर और हड्डियों के टुकड़े थे जो हमें उस दौर की दास्तां सुनाते हैं। और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। ये एक तरह की जासूसी है, जहां सुराग हैं पत्थरों के औजार और पुराने जीवाश्म। आज हम स्रोतों के जरिए प्रागैतिहासिक भारत के सबसे गहरे और सबसे पुराने अध्याय में उतरेंगे। ये वो समय है जिसे पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं, और हम इसके पहले और सबसे लंबे हिस्से पूरा पाषाण काल को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों साल पहले, जब दुनिया आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में पहले इंसान कैसे जी रहे थे, उनका दिन कैसे गुजरता था और कैसे उन्होंने सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े को इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कार में बदल दिया। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले उस दुनिया की कल्पना कीजिए। ये हिमयुग यानी आइस एज का दौर था, जिसे वैज्ञानिक प्लिस्टोसीन कहते हैं। मतलब आज से लगभग 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका हुआ था। तो क्या भारत भी एक बर्फीला रेगिस्तान था? मुझे लगता है कि ऐसे में तो यहाँ जीवन नामुमकिन रहा होगा। यही तो दिलचस्प बात है। जहां दुनिया के कई हिस्से जमे हुए थे, वहीं भारत जैसे गर्म उष्णकटिबंधीय इलाकों में बर्फ का असर कम था। यहाँ नदियां बह रही थीं, जंगल थे और जानवर भी थे। ये एक तरह का कह सकते हैं कि सुरक्षित ठिकाना था, जहां जीवन पनप सकता था। और यहीं हमें शुरुआती इंसानों के पहले निशान मिलते हैं। अच्छा। और ये आज के मॉडर्न इंसान यानी होमो सेपियंस नहीं थे, ये थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी हमारे बहुत बहुत दूर के पूर्वज। तो ये दिखते कैसे थे, रहते कैसे थे? क्या इनका कोई घर था, कोई गांव? नहीं, घर और गांव की सोच तो अभी बहुत दूर थी। ये शिकारी संग्राहक थे, मतलब हंटर्स एंड गैदरर्स। उनका जीवन सिर्फ दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता था: जानवरों का शिकार करना और जंगल से कंदमूल फल फूल इकट्ठा करना। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। उनका ठिकाना होता था कोई खुली नदी घाटी या चट्टानों के नीचे बनी कोई प्राकृतिक गुफा। और माना जाता है कि ये नेग्रिटो नस्ल के लोग थे। और ये सब हमें पता कैसे चला? मेरा मतलब, अगर कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो कहानी का पहला पन्ना किसने खोजा? कहानी का पहला पन्ना मिला 1863 में। एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उन्हें चेन्नई के पास पल्लवरम नाम की एक जगह पर जमीन में गड़ा हुआ पत्थर का एक औजार मिला। वो एक हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स थी। उस एक खोज ने जैसे एक दरवाजा ही खोल दिया। वाह! उसने ये साबित कर दिया कि भारत में इंसानी कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी दुनिया के किसी और हिस्से में। बाद में सर मॉर्टिमर व्हीलर जैसे लोगों ने इस काम को और आगे बढ़ाया और हमें एक पूरी तस्वीर मिलनी शुरू हुई। कमाल है। मतलब एक अकेली कुल्हाड़ी ने भारत का लाखों साल पुराना इतिहास हमारे सामने रख दिया। तो चलिए इन औजारों की कहानी में और गहरे उतरते हैं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे पुरापाषाण काल को भी औजारों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पूर्व, मध्य और उत्तर। और ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के विकास की कहानी है। बिल्कुल, ये तकनीक के एवोल्यूशन की कहानी है। चलिए सबसे पुराने दौर से शुरू करते हैं, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल। ये लगभग 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक चला। अब जरा उस दौर के एक इंसान की जगह खुद को रखकर सोचिए। आपको एक जंगली जानवर का शिकार करना है या जमीन से कोई जड़ खोदनी है, आप क्या करेंगी? मैं शायद सबसे भारी और मजबूत सा कोई पत्थर उठाऊंगी और उसी से काम चलाने की कोशिश करूंगी। एकदम सही। शुरुआती औजार बिल्कुल वैसे ही थे, बड़े, भारी और बहुत खुरदरे, जैसे हस्त कुल्हाड़ियाँ, गंडासे यानी चॉपर्स और विदारक यानी क्लीवर्स, जो चीरने फाड़ने के काम आते थे। इन्हें बनाने की तकनीक भी बहुत सीधी सादी थी। एक बड़े पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट करके उसे एक मोटी सी धार दे दी। इन्हें उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही औजार से कई काम लिए जाते थे। और ये किसी खास पत्थर से बनते थे क्या? हाँ, ये क्वार्ट्जाइट नाम के एक बहुत सख्त पत्थर से बनते थे। इसी वजह से इस दौर के इंसानों को मजाक में क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। हमें ऐसे औजार पाकिस्तान की सोहन घाटी से लेकर कश्मीर, थार रेगिस्तान और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी तक कई जगह पर मिले हैं।
ठीक है, तो ये भारी भरकम औजार लाखों साल तक चले। हम्म। लेकिन क्या तकनीक यहीं रुक गई? क्या इंसान ने कभी इससे बेहतर कुछ और सटीक बनाने की कोशिश नहीं की? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब हमें मिलता है मध्य पूरा पाषाण काल में, जो लगभग 3,85,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ तकनीक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब इंसान पूरे पत्थर को औजार बनाने के बजाय पत्थर से तोड़े गए छोटे और पतले टुकड़ों, मतलब शल्कों, फ्लेक्स का इस्तेमाल करने लगा। ओह, अच्छा, इसका मतलब औजार अब छोटे और हल्के हो गए होंगे। बिल्कुल, छोटे, हल्के और ज्यादा पैने। सोचिए, अब उनके पास एक पूरा टूल बॉक्स था। उनके पास खुरचनी थी, जो जानवरों की खाल को साफ करने के लिए एक तरह का प्रागैतिहासिक सैंडपेपर था। उनके पास बेधक था, जो उस जमाने की ड्रिल मशीन थी, जिससे हड्डी या लकड़ी में सुराख किया जा सकता था। औजारों का ये स्पेशलाइजेशन दिखाता है कि इंसानी दिमाग अब ज्यादा जटिल समस्याओं को सुलझाने लगा था। और क्या हमें ये खास टूल बॉक्स किसी खास जगह पर मिला है? मैंने निवासन उद्योग के बारे में पढ़ा है। जी, 1960 में पुरातत्वविद HD सांकलिया ने महाराष्ट्र के नेवासा में इस तरह के औजारों का एक पूरा भंडार खोज निकाला। ये खोज इतनी अहम थी कि इस खास तरह के औजार बनाने की तकनीक को निवासन उद्योग या निवासन इंडस्ट्री का नाम ही दे दिया गया। ये मध्य पुरा पाषाण काल की एक पहचान बन गई। तो औजार छोटे हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें बनाने वाले इंसान भी स्मार्ट हो रहे होंगे। क्या यहाँ पर कहानी में हमारा यानी होमो सेपियंस का आगमन होता है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे क्रांतिकारी चरण पर, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ दो बड़ी घटनाएं एक साथ होती हैं। पहली, जैसा आपने कहा, होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय होता है। और ये सिर्फ एक नई प्रजाति का आना नहीं था, ये सोच में एक क्रांति थी। और दूसरी घटना? दूसरी घटना थी जलवायु में बदलाव। हिमयुग खत्म हो रहा था, मौसम गर्म हो रहा था। इससे पेड़ पौधों और जानवरों की नई नई प्रजातियां सामने आईं। इंसान के लिए चुनौतियां भी नई थीं और अवसर भी नए थे। और इस नई सोच और नए माहौल का असर औजारों पर भी दिखा होगा। जबरदस्त असर दिखा। अब ब्लेड्स और ब्यूरिन्स जैसे और भी पतले और धारदार औजार बनने लगे। ये इतने सटीक थे कि इनसे हड्डी, सींग या हाथी दांत पर नक्काशी तक की जा सकती थी। और पहली बार हमें सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि हड्डी से बने औजार भी मिलते हैं, खासकर आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में। लेकिन एक मिनट, ये लोग तो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, शिकार करना, खुद को बचाना। उनके पास गुफा में बैठकर नक्काशी करने या पेंटिंग बनाने का समय या दिमागी ऊर्जा कहाँ से आई? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा लीप है। इसी दौर में, उत्तर पुरापाषाण काल में, हमें कला के पहले सबूत मिलते हैं। भीमबेटका जैसी जगहों पर गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र शायद इसी दौर की देन है। कला का उदय ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ क्या और कहाँ नहीं, बल्कि क्यों और कैसा महसूस होता है के बारे में भी सोच रहा था। ये सार सोच, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थॉट की शुरुआत है, जो भाषा, धर्म और आज की हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। और मैंने शुतुरमुर्ग के अंडों से बने मनकों के बारे में भी पढ़ा है। भारत में शुतुरमुर्ग, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। हाँ, पर ये सच है। महाराष्ट्र के पाटणे जैसी जगहों पर हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, जिन पर डिजाइन बनाए गए हैं और उनसे मन के यानी बीट्स तैयार किए गए हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये सौंदर्य बोध है, ये सजावट है। ये शायद किसी की पहचान या उसके कबीले में उसके स्टेटस का प्रतीक रहा हो। ये दिखाता है कि अब समाज में सिर्फ जरूरतें नहीं बल्कि कुछ और भी मायने रखने लगा था। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो एक तरफ वो कुशल शिकारी थे जिनके पास बढ़िया टूल बॉक्स था, वे कला बना रहे थे, गहने पहन रहे थे, लेकिन उनकी सीमाएं क्या थीं? वे क्या नहीं कर सकते थे? उनकी सीमाएं आज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी थीं। उन्हें खेती का कोई ज्ञान नहीं था। वे एक जगह बसकर घर बनाना नहीं जानते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना या किसी धातु का इस्तेमाल करना तो बहुत ही दूर की बात थी। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। और आग, मैं इस बारे में पूरे समय से सोच रही हूँ, आग के बिना ये सब कैसे मुमकिन था? रात में जंगली जानवरों से बचना, कड़ाके की ठंड में जिंदा रहना, आग के बिना तो जीवन की कल्पना ही डरावनी लगती है। आग का व्यवस्थित इस्तेमाल भी हमें बाद के चरणों में ही दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इस लंबे दौर के ज्यादातर हिस्से में वे शायद आग पर काबू पाना नहीं जानते थे। वे प्राकृतिक आग का इस्तेमाल करते होंगे,
लेकिन उसे पैदा करना और जलाई रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये उनके जीवन के संघर्ष को और भी बढ़ा देता है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। उनकी पूरी दुनिया बस किसी तरह जिंदा रहने के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जैसा आपने कहा, कला का दिखना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कदम है। हाँ, क्योंकि ये जरूरत से आगे जाकर अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की ओर एक इशारा है। जब कोई इंसान एक पत्थर पर किसी जानवर का चित्र बनाता है तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं बना रहा होता, वो अपने अनुभव, अपने डर, अपनी आशा को एक रूप दे रहा होता है। ये बताता है कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहराई से सोच भी रहा था। तो आज हमने लाखों साल पहले के भारत की एक झलक देखी। होमो इरेक्टस की भारी भरकम हैंड एक्स से लेकर होमो सेपियंस के सटीक ब्लेड और खूबसूरत कला तक का सफर। ये बहुत धीमी रफ्तार से हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। बिल्कुल। आज की बातचीत से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, तकनीक का विकास, औजार भारी से हल्के और सामान्य से विशेष होते गए। दूसरी, इंसानी प्रजाति का विकास होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक, जो दिमागी शक्ति में एक बड़े उछाल का प्रतीक है। और तीसरी, बदलती जलवायु के साथ इंसान का तालमेल, जिसने उसे और ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाया। और ये सब हमें पल्लवरम की उस एक कुल्हाड़ी जैसी खोजों से पता चलता है जो अपने अंदर लाखों साल का इतिहास समेटे हुए हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत में ये बात आई थी कि उस दौर के लोग कुछ ध्वनियों या शब्दों के जरिए बात करते थे। ये मुझे पता क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कब एक साधारण सी ध्वनि भाषा बन जाती है। कला का उदय ये तो दिखाता है कि वे अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि विचार भी साझा कर रहे थे। तो वो कौन सा पल रहा होगा जब किसी ने खतरे का संकेत देने वाली आवाज की जगह पहली बार आसमान की तरफ इशारा करके कुछ ऐसा कहने की कोशिश की होगी जिसका मतलब खूबसूरत हो। भारतीय उपमहाद्वीप पर बोला गया वह पहला विचार क्या रहा होगा?